उम्मीद आप सभी अच्छे होंगे और स्टे एट होम और स्टडी एट होम सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है भारतीय कला एवं संस्कृति और भारतीय कला संस्कृति में हमने वास्तुकला का किस प्रकार से विकास हुआ है उसकी चर्चा प्रारंभ की है और हमने ये पढ़ लिया है कि किस प्रकार से क्रमिक रूप से यानी आपकी सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मौर्य काल से आगे बढ़कर के मौर्योत्तर काल से आगे बढ़कर के गुप्त काल और गुप्त काल से भी आगे बढ़कर के जो आपका आगे का जो समय है उस समय दक्षिण भारत में किस प्रकार से मंदिरों का निर्माण हुआ, किस प्रकार से वास्तुकला का विकास हुआ, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। और हम ये भी चर्चा कर चुके हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान वास्तुकला का विकास कैसे हुआ था। दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके मौर्य काल में वास्तुकला का किस प्रकार से विकास हुआ था इस पर केंद्रित रहेगा। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य काल में वास्तुकला का विकास। आइए दोस्तों, बोर्ड पर देखते हैं क्या लिखा हुआ है आज के वीडियो के लिए। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है मौर्य काल में वास्तुकला का विकास। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है दरबारी कला और लोकप्रिय कला। दोस्तों, इसका आशय ये है कि जो मौर्य काल में वास्तुकला का विकास हुआ था वो दो तरीके से उसका डेवलपमेंट हो रहा था। एक तो राजाओं के द्वारा उसका विशेष संरक्षण किया जा रहा था, उसको प्रेशर दिया जा रहा था और ये कह सकते हैं कि राजाओं के नेतृत्व में ही उस वास्तुकला का विकास किया जा रहा था। इसको कहते हैं दरबारी कला। और दोस्तों, दूसरी थी लोकप्रिय कला जो आम जन के द्वारा की जा रही थी। और विशेषकर दोस्तों, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आम जनों में भी बौद्ध भिक्षु के द्वारा उन जैन भिक्षु बौद्ध भिक्षु जो थे उनके द्वारा वास्तुकला का विकास किया गया था। उसको बोलते हैं लोकप्रिय कला, उसमें आम जन भी शामिल है। दोस्तों, अब आपकी जो दरबारी कला है जिसका संरक्षण राजा के द्वारा किया जा रहा था, उस दरबारी कला में हम विशेषकर तीन चीजों की चर्चा करने जा रहे हैं। पहला तो आपका आता है राजा प्रसाद यानी राजा का महल। दूसरे नंबर पे आपके स्तंभ और तीसरे नंबर पे आपके आते हैं स्तूप। दोस्तों, राजा का जो महल है वो आपके मौर्य काल के वास्तुकला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। दोस्तों, मेगास्थनीज मौर्य काल में आया था और उसने अपने वर्णन में बताया है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो आया था उसने बताया है कि किस प्रकार से मौर्य काल में विशाल राजा प्रसाद था और उसने उसकी बहुत ही अपने जो लेख उसने लिखा है, जो अपनी पुस्तक लिखी है, उसमें उसने बहुत ज्यादा उसकी तारीफ की है, बहुत ज्यादा प्रशंसा की है। दोस्तों, जो मौर्य काल के राजा प्रसाद जो थे वो उनमें मुख्यतः लकड़ी का प्रयोग हुआ है। लकड़ी से के द्वारा वो बनवाए गए हैं, अलंकृत द्वार हैं और विशाल भवन है। और इसके अलावा अशोक का कुम्हराहार में एक महल का अवशेष मिला है और वो 3 मंजिला है और उसमें एक केंद्रीय स्तंभ है। इस प्रकार की कुछ उसकी विशेषताएं हैं। दोस्तों, दूसरा है आपका जो है विशेष उदाहरण, वास्तुकला का प्रतिनिधि उदाहरण कह सकते हैं आप, रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल कह सकते हैं, वो है आपका स्तंभ। और दोस्तों, स्तंभ का नाम लेते ही आपको अशोक स्तंभ जो है याद आ जाता है। तो निश्चित रूप से वो जो पिलर्स हैं वो न केवल वास्तुकला का एक अप्रतिम उदाहरण भी है, बल्कि दोस्तों वास्तुकला का जो उदाहरण है वो आज भी उस जैसा हम कुछ बना नहीं पाए हैं। वहां उस समय उन लोगों ने किस प्रकार से उसको बनाया होगा ये देखकर ही आश्चर्य होता है। इतना ऊंचा स्तंभ बनाया गया है दोस्तों, एक ही पत्थर को काट करके बनाया गया, एकाश्म पत्थर के वो आपके स्तंभ है। और उन स्तंभों में आपने उनकी संख्या पढ़ी है। प्री एग्जाम की दृष्टि से वो बातें महत्वपूर्ण हो सकती हैं, लेकिन मेंस एग्जाम की दृष्टि से हमको ये ध्यान रखना है कि आपके जो स्तंभ है वो एकाश्म है, यानी एक ही पत्थर से बनाए गए हैं। और थोड़ा सा ये विशेषता उनकी ये है कि वो थोड़ा सा नीचे मोटे हैं और ऊपर की ओर थोड़े थोड़े से पतले होते चले गए हैं। दोस्तों, इस प्रकार इसके अलावा जो आपके स्तंभ है उनकी विशेषता है कि उन पर जो है गड़ारीदार जो है उसका आधार है, उसके ऊपर पशुओं की आकृति बनी हुई है। इसके अलावा उसमें एक मेखला की आकृति है। मेखला की आकृति का सही है कि उल्टा कमल जो है, उल्टा कमल आप कह सकते हैं, या घंटे के आकार का उसका ललाट है। उसके ऊपर जो शीर्ष है उस पर आयताकार या वर्गाकार वो चौकी रहती है और उसके ऊपर पशुओं की आकृति बनी हुई है। दोस्तों, इन सब बातों को बोलते समय ही आपके दिमाग में अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए और आ ही गया होगा। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वो आपके सारनाथ का जो स्तंभ है उस अशोक चिन्ह को ही हमारे देश ने अपने राजकीय चिन्ह के रूप में अपना रखा है
जो जितने भी राजकीय कार्यालय होते हैं दोस्तों वहां पर अशोक स्तंभ दिखाई देता है। दोस्तों कुछ व्यस्तताओं के कारण हम उस वीडियो को पूरे नहीं कर पाए थे, तो उसी बात को हम आगे बढ़ा रहे हैं। और दोस्तों उसमें आपको बताया गया था कि जो आपकी मौर्य काल की जो वास्तुकला थी उसका विकास जो है वो आपके दो प्रकार से हुआ था। एक तो राजाओं के संरक्षण के द्वारा और एक आम जन के द्वारा। जो आम जन के द्वारा जिस कला का विकास किया गया था, वास्तुकला का विकास किया गया था, उसको आपकी लोकप्रिय कला के रूप में वर्गीकृत किया गया है। जबकि आपके जो राजाओं के द्वारा जिनका संरक्षण किया गया था वो आपकी दरबारी कला के रूप में वर्गीकृत की गई है। दोस्तों यहाँ पर हमने ये पढ़ लिया था कि जो आपकी दरबारी कला है उसमें विशेषकर राजा के महल और राजाओं के द्वारा बनवाए गए स्तंभ, और स्तंभों में हमने ये बात पढ़ी थी कि जो स्तंभ थे उन स्तंभों में और ईरान के अकेमेनियन स्तंभों में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि अशोक का जो सारनाथ का स्तंभ है वो स्तंभों का एक प्रतिनिधि उदाहरण है। और इसके बाद आपका अगला आता है क्रम वास्तुकला का, या आपकी दरबारी कला का, या दरबारी जो कला है वास्तुकला, उसका तीसरा क्रम आता है स्तूप। तो स्तूप क्या चीज है दोस्तों? स्तूप जो है जो आपके हमारे महात्मा बुद्ध जो हैं उनके महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके अवशेषों को जो है उनके शिष्यों ने, बौद्ध भिक्षुओं ने अलग अलग स्थानों पर उनको रखा था, संरक्षित किया था, और उल्टे आकार में, उल्टे कटोरे के जो आकार में उनमें आकृतियां जो है एक प्रकार की आकृति बनाई गई थी, उसी को स्तूप कहते हैं। इन स्तूपों में जो है 8-9 स्थानों पर ये विशेषकर स्तूप मिले हैं। उन 8 स्थानों पर जो है बुद्ध के अवशेष रखे गए हैं, और 9वें स्थान पर वह बर्तन रखा गया है जिसमें महात्मा बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। इसके अलावा वैसे तो कई पुस्तकों के वर्णन से ज्ञात होता है कि लगभग 84,000 स्तूप बनाए गए थे, और उनमें जो है संरचना लगभग समान थी। हम स्तूपों की वास्तुकला की बात करते हैं तो स्तूपों की वास्तुकला में जो है उस प्रकार की जो संरचना हुआ करती थी दोस्तों, यहाँ पर आप बोर्ड पर देख सकते हैं, इस प्रकार की संरचना होती थी। ये आपका एक प्रकार का जो है ये एक चबूतरा टाइप का रहता था। इस चबूतरे के को आप मेदी कह सकते हैं, और इस मेदी के ऊपर इस प्रकार का उल्टे कटोरे के आकार की आकृति बनाई जाती थी, इसको दोस्तों आप अंड कहते हैं, और इसको कोर बोल सकते हैं इंग्लिश में। इस कोर को कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। यहां पर एक तोरण द्वार होता था आगे की तरफ, और इसके ऊपर चबूतरे के चारों ओर, इस स्तूप के चारों ओर जो है चक्कर लगाने के लिए प्रदक्षिणा पथ होता था। इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना हर्मिका कहलाती थी। हर्मिका के ऊपर ये थोड़ा यस्ती टाइप का है, और इसके ऊपर ये छत्र बनाया जाता था। आप इसको चित्र में देख पा रहे हैं, ये आपके स्तूप की विशेषताएं थी। तो दोस्तों ये तो बातें हुई आपकी मौर्य काल की दरबारी कला की। अब चर्चा कर लेते हैं मौर्य काल की लोकप्रिय कला की। तो दोस्तों लोकप्रिय जो कला थी वो के नाम से आम जन के द्वारा उसका विकास किया गया था, और विशेषकर बौद्ध भिक्षुओं का इसमें विशेष योगदान है। उसमें आपके देखिए एक तो गुफाएं, यानी गुफाओं को काटकर बनाया गया था, संरचना बनाई गई थी, एक मूर्ति कला है, और एक आपकी मृदमांड है। देखिए यहाँ पर गुहा स्थापत्य जिसको नाम दिया गया है, गुहा स्थापत्य यानी गुफा कला जो है दोस्तों, ये गुफा जो है उनको काटकर जो है भिक्षु लोग अपने निवास स्थान बनाते थे, और वहां पर इनकी विशेषता है कि उन्होंने गुफाओं को काटकर तो बनाया है, लेकिन दोस्तों इनकी जो गुफाओं के अंदर की जो दीवारें हैं बहुत ही अलंकृत, जो बहुत ही चमकदार हैं, पॉलिश्ड हैं, और इनके जो द्वार हैं उनको बहुत ही अलंकृत किया गया है। इनके उदाहरण आप देख सकते हैं, एक तो बराबर की गुफाएं और एक नागार्जुनी की गुफाएं। दोस्तों जो आपकी बराबर की गुफाएं हैं इसका निर्माण अशोक ने करवाया था, और जो नागार्जुनी की गुफाएं हैं इनका निर्माण आपके अशोक के पौत्र जो है दशरथ ने कराया था। अशोक के जो 4 गुफाएं हैं उनके नाम देख लीजिए, एक तो लोमस ऋषि की गुफा, एक सुदामा, एक कृष्ण चौपाल, और एक विष झोपड़ी। दोस्तों ये 4 जो नाम है इनको आप याद रख सकते हैं कि इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि लोमस ऋषि और सुदामा बेचारे एक जैसे ही हुए, और आपके कर्ण चौपाल यानी कर्ण यानी एक प्रकार का राजा है, और विष झोपड़ी अब चूंकि राजा है तो उसके बाद विश्व है, इसलिए इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं 4 नाम। और नागार्जुनी की जो गुफाएं हैं वो कुल संख्या में 3 है, उसमें गोपी का गुहा जो है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके द्वार पर एक जो है लेख भी लिखा हुआ है,
इसका आपको ध्यान रखना है। और जो आपकी बराबर की गुफाएं हैं उनमें लोमस ऋषि गुफा ज्यादा महत्व रखती है, और इनमें ये सिस्टम भी पाया गया है। यहाँ पर जो आपकी बराबर की गुफाओं में यहाँ पर 2 कक्ष पाए गए हैं, 2 कक्षों में ये गुफाएं बनी हुई हैं। दोस्तों इसके बाद आगे चलते हैं, आपकी आती है मूर्तिकला। तो मूर्तिकला का जो विकास हुआ है, तो विशेषकर क्या है, स्तूप जो बनाए गए थे उनके तोरण द्वार जो थे उन्हीं को मूर्तियों से सजाया जाता था, महल जो होते थे उनको भी मूर्तियों से सजाया जाता था। इस प्रकार से मूर्तिकला का विकास हुआ है, तोरण द्वारों में इनका प्रयोग होता था। और दोस्तों विशेषकर 2 बातों का आपको विशेष ध्यान रखना, 2 शब्दों का। यहाँ पर यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां जो हैं वो आपकी ज्यादा मिली हैं। ये आपकी मौर्य काल की मूर्तिकला में यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां ज्यादा मिली हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। और एक आपकी आती है मृदभांड। तो दोस्तों मृदभांड में जो है यानी मिट्टी के बर्तन, तो मिट्टी के जो बर्तन थे वो उत्तरी काली पॉलिश्ड मृदभांड, यानी जिसको बोलते हैं नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इनका प्रयोग हुआ है। और काले रंग का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। ऐसा लगता है इनका विलासिता की वस्तु के रूप में इनका प्रयोग किया गया होगा। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने देखा कि मौर्य जो वास्तुकला है उनमें आप इसको 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, एक तो दरबारी कला और एक लोकप्रिय कला। दरबारी कला का यानी कला का संरक्षण राजाओं के द्वारा किया गया था, इसलिए इसको दरबारी कला नाम दिया गया है। लोकप्रिय कला यानी जिसको आम जन के द्वारा, बौद्ध भिक्षु के द्वारा बढ़ावा दिया गया था, इसलिए इसको लोकप्रिय कला कहते हैं। दरबारी कला में आपके विशेष 3 ही चीजें हैं, एक तो आपके राजा के महल, एक आपके स्तूप और एक आपके स्तंभ, जिनको विशेषकर राजाओं के द्वारा बनवाया गया था। जबकि लोकप्रिय जो कला है इसमें जो आपके आमजन के द्वारा जो चीजें बनाई जाती थी, जैसे कि आपके गुफाओं में को काटकर गुहाएं स्तंभ स्थापित का विकास किया गया था। तो बराबर की गुफाएं और आपकी नागार्जुनी की गुफाएं हैं। बराबर की जो गुफाएं वो अशोक के द्वारा बनवाई गई थी, नागार्जुनी की गुफाएं जो थी वो आपके अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा बनाई गई थी। बराबर की गुफाएं संख्या में 4 हैं, नागार्जुनी की कुल संख्या में 3 है। बराबर की गुफाओं के जो नाम है वो भी आपको याद रखनी है, लोमस ऋषि की गुफा, सुदामा, कर्ण चौपर और विश्व झोपड़ी। और आपकी जो आपकी नागार्जुनी की गुफाएं वो संख्या में 3 है। इसमें आपकी जो है गोपिका गुफा ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा आपकी जो मूर्तिकला है, मूर्तिकला का विकास जो है महलों के प्रवेश द्वार बनाने में, या आपके जो स्तूप थे उनके तोरण द्वार में मूर्तियों से उनको सजाया जाता था। इस प्रकार से मूर्ति का विकास हुआ है। और विशेषकर यक्ष यक्षिणी की मूर्ति मिली है। और आपके जो मृदभांड है, तो मृदभांड जो है आपके वो के नाम से अत्यधिक काले रंग के हैं और बहुत ज्यादा चमकदार हैं। ऐसा लगता है इनको विलासिता की वस्तु के रूप में प्रयोग किया गया है। और ये जो मृदभांड है वो NBPVW के रूप में जाने जाते हैं, यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, इस रूप में ये जाने जाते हैं। या आप कह सकते हैं उत्तरी काले चित्रित मृदभांड, आप हिंदी में इनको कह सकते हैं। इस प्रकार से इन मृदभांडों का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों ये आपके जो हैं विशेषकर आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार से कला का विकास हुआ था। और इसके अलावा मुख्य एग्जाम की दृष्टि से 2 बातें और महत्वपूर्ण है। एक तो अशोक का सारनाथ स्तंभ है, उसकी चर्चा यहाँ बहुत आवश्यक है। और एक आपकी आती है बात कि ईरान के जो स्तंभ थे और अशोक के जो स्तंभ हैं उनमें क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों इसकी हम चर्चा पहले अच्छी तरह से कर चुके हैं। अशोक का जो सारनाथ स्तंभ है वो महत्वपूर्ण है, वो आपको अच्छे से तैयार करना है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। और एक आपको ईरान के स्तंभ और भारत के जो स्तंभ थे, तत्कालीन राजा जो था अशोक, उसके स्तंभों में और ईरान के स्तंभों में क्या डिफरेंस है, इस पर आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।